वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान। और संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रस्तावना। जैसा कि आप हर एग्जाम में देखते होंगे तो प्रस्तावना से एक दो क्वेश्चन टपक ही जाते हैं, ठीक है। तो अर्थात टपकने का मतलब क्या है, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं, छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम तक, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक के लिए प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग विस्तार से गहन अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, आपको दरअसल बात आपको याद होनी चाहिए बात, ठीक है ना, कि प्रस्तावना है। मैं आपको पूरी प्रस्तावना दिखा दे रहा हूं। ये पूरी प्रस्तावना है। प्रस्तावना को पहले एक गहन अध्ययन करिए, एक बार इस प्रस्तावना को आप पढ़िए। ये और प्रस्तावना कहती क्या है। देखो जो प्रस्तावना है, अभी फिर एक एक बातों को हम लोग चलेंगे। देखो प्रस्तावना है भारत की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या देने वाले हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। क्या देंगे, न्याय देंगे। कितने प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय देंगे। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात स्वतंत्रता हम कितने प्रकार की देंगे, पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या, समता। समता कितने प्रकार की दोगे, दो प्रकार की देंगे। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत कितना है, 2006, 2006 विक्रमी को एडप द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है संविधान की प्रस्तावना जो अभी हमने पढ़कर आपको सुनाया। दरअसल ये प्रस्तावना ली कहां से गई है, ये हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए और इन सभी बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आती है प्रस्तावना, सबसे पहले आती है बात कि प्रस्तावना की जो भाषा है, मतलब विचार कहां से ले, जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना का विचार, जो ये प्रस्तावना का विचार उठा, ये प्रस्तावना का विचार लिया कहां से गया है, किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना का विचार है तो कहां से, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका से, ठीक है। जो प्रस्तावना का विचार है ये कहां से लिया गया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है, भाषा, ठीक, भाषा की बात कर रहा हूं, जो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ये कहां से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। दो बातें आपको समझ में आ गई कि जो प्रस्तावना का विचार है ये विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और जो भाषा है, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए ये बात यहां तक होगी। तो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि जो संविधान है, भारत का संविधान, संविधान को ताकत कहां से मिलती है, अर्थात संविधान के संविधान संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार संविधान, संविधान तो सबको शक्ति देता है, लेकिन लेकिन संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान ताकत कहां से लेता है। तो प्रस्तावना की सबसे पहली लाइन है, हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात जो संविधान की शक्ति का स्रोत है वो क्या है, भारत के लोग। जो संविधान शक्ति कहां से पाता है, जो संविधान शक्ति पाता है कहां से, भारत के लोगों से।
इतनी बात समझ में, ये सब पॉइंट आउट ऑफ नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं इस पर अभी चर्चा करते हैं। जो संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात बात होती है ये संप्रभुता क्या होते हैं, संप्रभुता, संप्रभु क्या होता है, संप्रभुता या संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोनों बातें हम समझा दे रहे हैं आपको। दरअसल दरअसल बात यह होती है कि संप्रभु हम तब अपने आप को माने जब हमारे निर्णय लेने में कोई बाहरी शक्ति का अभाव हो, अर्थात कोई बाहरी शक्ति हम हस्तक्षेप ना करे। संप्रभु हम तब होंगे जब हम आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। क्या हो, स्वतंत्र हो। हमारा आंतरिक मामला क्या है, बाह्य मामला का, दोनों निर्णय लेने में क्या हो, हम स्वतंत्र हो, ठीक है। तब हम संप्रभु, क्या भारत संप्रभु देश है? यस, भारत एक संप्रभु देश है। भारत को संप्रभुता कब मिली? भारत को संप्रभुता 15 अगस्त 1947 को मिली। जब देश आजाद हुआ तब भारत क्या बन गया, संप्रभु देश बना। आपको लगा नहीं सर जी हम तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले लिए, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत स्वेच्छा से लिया है, ठीक है ना, तो इसमें किसी का दबाव नहीं था कि आपको सदस्यता लेना ही पड़ेगा। इससे हमारी संप्रभुता को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। जिस दिन हमारा संप्रभुता खतरा होगा उस दिन हम राष्ट्रमंडल क्या करेंगे, सदस्यता छोड़ देंगे। तो हमारा देश क्या है, संप्रभु देश है, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो हमारा भारत है, धर्म है, अर्थात जो धर्म है हमारा, तो बहुत सारे धर्म है भारत में, कौन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जैन, ढेर सारा धर्म है। तो भारत का पक्ष क्या है इसमें, जो राज्य है भारत उसका पक्ष क्या है? दरअसल हम ना किसी धर्म को बढ़ावा देते हैं ना किसी को डिमोनेटाइज करते हैं, अर्थात हम सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं। जो भारत की जो संप्रभुता है, अर्थात जो पंथ निरपेक्षता है, वो हम सभी के साथ समान व्यवहार करने वाली बात है। हाँ, यदि कोई धर्म आपत्तिजनक कुछ बातें करता है तो उसको हम अंकुश भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों में भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, ठीक है। चलिए और चलिए अगले पेज में हम बात कर ले रहे हैं कि न्याय कितने, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की ली गई है? प्रस्तावना में न्याय, जो प्रस्तावना में न्याय है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की है? प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार की ली गई है। कौन कौन से न्याय? न्याय सामाजिक, आर्थिक और क्या, राजनैतिक। प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है वो कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। लेकिन ये न्याय का आदर्श है संविधान के, तो जो संविधान का आर्थिक राजनीतिक न्याय है, न्याय व्यवस्था है, वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये है सोवियत संघ। सोवियत, उस समय सोवियत संघ था ना, अब क्या बात हम करते हैं, रूस, ठीक है। जो उस समय सोवियत संघ था और अब जो वर्तमान में रूस के संविधान से प्रेरित है क्या, जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है। अगला, संविधान में अभी हम देखें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। प्रस्तावना में हम देखें स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। बंधुत्व के आदर्श हम लोग देखें, ये आदर्श हैं कौन? स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व। इसके आदर्श किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, अर्थात किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये हैं फ्रांस के संविधान से। किसके संविधान से? ये फ्रांसीसी संविधान, अर्थात जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है क्या? स्वतंत्रता,
समता एवं बंधुत्व। कहां से? ये फ्रांस के संविधान से क्या है? प्रेरित है। तो जो संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख है या प्रस्तावना स्वतंत्रता का उल्लेख है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख, कितने प्रकार की जो हमारे संविधान में कितने 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। कौन कौन स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और क्या? उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे प्रस्तावना में दी गई हैं। ठीक है, चलिए। समता कितने प्रकार की आपको पता है? प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर की क्या? ये समता की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और बंधुत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, अर्थात क्या है? भाईचारा। एक क्वेश्चन आया एक बार आया था कि जो प्रस्तावना में भाईचारे का या संविधान में जो भाईचारे का प्रतिनिधित्व है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कहां से? ये फ्रांस के संविधान से। आप बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई ना? ठीक है, तो चलते हैं। और क्या बात लेना? देखो, हम लोग बात कर लिए प्रतिष्ठा और यहां तक हो गई। ठीक है, अब एकता और अखंड सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए अब हाँ क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान को कब अंगीकार किया गया या अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया? जब ऐसी बात आए, अंगीकृत, अंगीकृत और अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित, आत्मार्पित। ठीक है, चलिए, आत्मार्पित। जब ये बात कब किया गया? तो कब किया गया? ये 26 नवंबर 1949, इसमें लिखा भी है 26 नवंबर 1949 को। क्या किसने किया? संविधान सभा ने किया 26 नवंबर 1949 को। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, ये 26 नवंबर 1949 नहीं दिया गया था, वो जन क्या दिया गया था? ये मित माघ शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। तब विक्रम संवत, किस विक्रम संवत को अंगीकार किया गया? तो 2006 विक्रमी को, अर्थात 2006 विक्रम संवत को ये किया गया। और आप एक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ईस्वी सन में और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है या कितने वर्ष का डिफरेंट होता है। आप ये बात कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, अर्थात बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई। चलिए, ये थी प्रस्तावना की कुछ बातें। अब प्रस्तावना में और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई प्रस्तावना की। अब आते हैं, हाँ, तो प्रस्तावना में कुछ बातें, ठीक, अरे प्रस्तावना में और चीजें कुछ रह गई। चलिए यहां हम लोग देखते हैं। हाँ, ये अबे पूरी बात तो रह गई ना, इसको इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे ना। और जितने पॉइंट हम बता रहे हैं ना, आपको पूरे पॉइंट लिखना, ठीक है ना? हाँ, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, अब मुख्य बातें देख लेते हैं। मैक्सिमम बातें मैंने आपको बता दिया ना, तो अब कुछ बातें और देख लेते हैं कि प्रस्तावना की मूल बातें महान और उदात्त दृष्टिकोण है। हमारे जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो दृष्टिकोण कैसा है? महान एवं उदात्त दृष्टिकोण है। प्रस्तावना में संविधान सभा का भव्य और उदात्त दृष्टिकोण निहित है। यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। जो प्रस्तावना है, जो हमारे संस्थापक थे, संविधान के बनाने वाले, उनके सपनों और आकांक्षाओं क्या करती है? ये दर्शाती है प्रस्तावना। प्रस्तावना का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना एक प्रस्तावना या परिचय है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता था। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें
वो क्या है, संविधान का परिचय है, और ये क्या है, एक मार्गदर्शक है। क्या है, मार्गदर्शक। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, देखो जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वे कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को जिसे स्वीकार किया गया वही आगे चलकर क्या बना, प्रस्तावना बना। ठीक है, तो वही बात लिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या क्या किया, इसे उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जो आगे चल के क्या बना, यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना, प्रस्तावना बना। स्वीकार कब किया गया था, ये स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947, ये पेश किया गया था ना, प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया, ठीक है, 13 दिसंबर को, लेकिन स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, प्रथम प्रस्तावना जो अमेरिकी संविधान पहला संशोधन था जिसमें से प्रस्तावना शामिल थी। ठीक है, अमेरिका में ऐसा हुआ था, प्रस्तावना पहली बार शामिल की गई थी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो वहीं से अमेरिका से हम क्या लिए, अमेरिका से विचार लिए, क्या लिए, विचार। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अधिनियम में क्या किया गया, अधिनियम में प्रस्तावना को संविधान सभा ने संविधान के शेष हिस्से के अधिनियम के बाद पारित किया ताकि यह संविधान के क्या हो, अनुरूप हो। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि संविधान के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में किस दार्शनिक ने क्या कथन कहे हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। तो जो प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये एन पालिकीवाला ने कहा। किसने कहा, एन पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है, परिचय पत्र कहा। ठीक है, चलिए दूसरा को है प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है। जो प्रस्तावना हमारे क्या है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसने कहा, ये कहा अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने। किसने कहा, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर साहब ने ये बात कही प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा किसने कहा, ये डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा, जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है। ठीक है, अगला है प्रस्तावना संविधान का क्या, पवित्र दस्तावेज। पवित्र दस्तावेज किसने कहा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। अभी क्वेश्चन एक और आ जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। लेकिन अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, वो संविधान की आत्मा है। क्यों आत्मा कहा, क्योंकि यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। ठीक है ना, चलो ये बात समझ में आ गई। अगला है प्रस्तावना संविधान की क्या है, जन्म कुंडली किसने कहा, क्या कहा, जन्म कुंडली या राजनीतिक जन्म कुंडली, कहीं क्वेश्चन आ जाए। कुंडली से क्या, के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी ने क्या कहा, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ये बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन जो विचारों से बनते हैं, तो क्वेश्चन इतने ही 4-5 वर्ड होते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, यही बात लिखी गई। चलिए, जो लिखी गई बात है उसको हम लोग दोहरा लेते हैं। चलिए, संविधान की पहचान किसने बताया, एन ए पालिकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान की क्या है, यह पहचान पत्र है। उद्देश्य और दिशा प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। यह संविधान के लिए एक क्या है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना का महत्व क्या है, ये क्या है, मार्गदर्शक प्रकाश है, अर्थात क्या है, ये हमें संविधान को पूरे क्या का मार्गदर्शन देता है। क्या करता है, मार्गदर्शन देता है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की क्या, सच्ची भावना को समझने और व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
जो संवैधानिक वैधता क्या है, यह विधायी या कार्यकारी कार्यवाही संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में क्या करती है, ये सहायता करती है। ठीक है, चलिए चलिए। अब संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का ज्योतिष किसने कहा, ठीक है ना। तो के एम मुंशी ने क्या कहा, इसे जन्म कुंडली भी कहा। क्या कहा, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली कौन बनाता है, ज्योतिष बनाता है। अर्थात ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ज्योतिष पत्र किसने कहा, ये के एम मुंशी ने कहा, जन्म कुंडली या ज्योतिष पत्र कहा। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, ये ज्योतिष पत्र है। अर्थात ये संविधान है, वो प्रस्तावना देख लेंगे ना तो पूरे संविधान के बारे में अंदाजा लगा लेंगे, हाँ ये बातें इस संविधान के बारे में कही गई हैं। ठीक है, मूल दर्शन एवं मूल्य क्या है। प्रस्तावना संविधान के आधारभूत दर्शन मूल्य कौन कौन है, राजनीतिक नैतिक धार्मिक को मूर्त रूप देती है। और संविधान की आत्मा मैंने अभी बताया, डॉक्टर ठाकुर दास क्या है, भार्गव ने कहा है बात, ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। लेकिन एम ए हजरतुल्लाह के अनुसार प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा। इनके अनुसार भी क्या है, एम हजरतुल्लाह के अनुसार भी क्या है, संविधान प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा, जो हमारे राजनीतिक समाज के स्वरूप को निर्धारित करती है और इसे केवल क्रांति ही बदल सकती है। इसे क्या, केवल क्या, क्रांति ही बदल सकती है। ये बात किसने कही, ये एम हजरतुल्लाह साहब ने कहा। ये क्या थे, एक जस्टिस या था, ये जज थे। प्रस्तावना में संशोधन, मैं आपको एक बार बता ही दे रहा हूं पूरा संशोधन के माध्यम। चलिए, प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन, ये स्लाइड पढ़ लेंगे ना, प्रस्तावना से कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ, अभी तक केवल एक बार हुआ है। वो भी कब हुआ है, ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार क्या हुआ है, संशोधन किया गया है। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, कौन कौन शब्द जोड़े गए, इसमें जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, या इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और क्या दोगा, और अखंडता। ये तीन शब्द क्या क्या किए गए, जोड़े गए। कब, 1976 में। कब जोड़े गए, 1942वां संविधान संशोधन 1976 में ये तीन शब्द जोड़े गए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है। ठीक है, संविधान में क्या, एकल संशोधन हुआ। एकल मतलब एक ही बार संशोधन हुआ। कब हुआ, 1976 में। कब हुआ है, 1976 में। अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ, वो भी 1976 में संशोधन किया गया। चलिए, मूल प्रस्तावना में राज्य को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया। मूल संविधान प्रस्तावना क्या, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य, गणराज्य वो होगा जिसका मुखिया अर्थात जो राजनीतिक प्रमुख है, जिसका मुखिया क्या हो, चुना हुआ हो। ठीक है ना, वंशानुगत ना हो, चुना हुआ हो। इसलिए क्या है, हम गणराज्य हैं, अर्थात
हमारा देश गणतंत्रात्मक देश है, क्योंकि हमारे जो मुखिया है, मुखिया अर्थात राष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्र के मुखिया हैं, हमारे मुखिया नहीं, राष्ट्र के मुखिया अर्थात हम सब के मुखिया तो कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। और इसीलिए हमारा देश क्या है? गणतंत्रात्मक या गणराज्य है। जबकि ब्रिटेन में जो राजा या रानी वहां का प्रमुख कौन होता है? राजा या रानी होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, इसलिए वह अभी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, वो वंशानुगत होता है, ना कि वहां चुना हुआ। तो वो गणतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक है, लेकिन गणतांत्रिक नहीं। हम लोकतांत्रिक के साथ साथ गणतांत्रिक भी हैं। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं। कह रहा हाँ चलिए, ये एक ही बार संशोधन हुआ है, कौन? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन सा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ कौन सा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन शब्द जोड़ेगा? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए। अब प्रस्तावना में लिखा है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। पहले इतना था, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य था, लेकिन अब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़ गए और बाद में और आगे और अखंडता शब्द बीच में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 3 शब्द पूछे कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, मूल संविधान में ये तीनों शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ठीक है, चलिए। और संविधान संशोधन की सीमा क्या हुई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में निर्णय आया था कि अनुसार प्रस्तावना में संशोधन संविधान की मूल संरचना के क्या अधीन है। चलो इसको मैं आपको समझा ही दे रहा हूं। देखो, एक पेज ले लेते हैं समझाने के लिए, अच्छा बात रहेगी। चलिए, बहुत चर्चाएं चलती रही कि संविधान का संशोधन किया जा सकता, किया नहीं किया जा सकता। बहुत ऐसे वाद आए, कभी कहा गया किया जा सकता, कभी किया नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया, संविधान का भाग है या नहीं, ऐसी चर्चाएं चलती रही। लेकिन मैं आपको 1-2 केस बता दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक केस आया था बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद 1960। बेरूबारीवाद 1960 में आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना, वह प्रस्तावना संविधान का क्या है? संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किसमें कहा गया? बेरूबारीवाद 1960 में कहा गया। इसके बाद केस आया कि, तो केस बहुत हुए, मैं केवल दो ही केसों की चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद एक केस आया, केशवानंद बनाम केरल राज्य। ये मामला एक आया, कब आया? 1973 में आया। 1973 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता। जब प्रस्तावना क्योंकि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के तहत, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कहा कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं, तो संशोधन नहीं होगा। लेकिन जब केशवानंद मामला आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान का भाग है, अतः इसमें क्या किया जाए? संशोधन किया जा सकता है। और फिर संशोधन किया भी गया। कौन किया गया? ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1976 किया गया। और 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। बात समझ में आ गई ना? चलिए ठीक है, चलिए वही बात लिखी। चलिए और फिर एक बात और आ गई कि हाँ, संविधान में संशोधन किया तो जा सकता है, लेकिन मूल संरचना को बिगाड़े बिना, कि जो मूल संरचना है उसको आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, मूल संरचना नहीं बिगड़नी चाहिए और आप संशोधन कर सकते हैं। तो मूल संरचना का सिद्धांत भी केशवानंद भारती मामले में दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, न्यायिक निर्णय प्रस्तावना संविधान का क्या हिस्सा है या नहीं, ऐसी बात चलते। तो बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में आया, भी जो मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायता करती है और यह संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। देखो, सब की हाँ मार्गदर्शक है, मन की कुंजी है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। जब भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं होगा। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया, तो इसमें संविधान को अत्यधिक महत्व दिया गया और कहा गया कि यह संविधान का हिस्सा है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, और संविधान संशोधन किया भी गया, जो मैंने आपको ये बताया भी, ठीक है। ठीक, चलिए तो मामला बेरूबारी मामला 1960 के निर्णय, हाँ वही जो केशवानंद, ये मामला कौन सा है? केशवानंद मामला जो आया था, तो कहा गया जो बेरूबारी का 1960 वाला मामला था उसको क्या कर दिया गया, उसको निरस्त करते हुए कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे मूल संरचना सिद्धांत के अधीन संशोधित किया जाए। अर्थात मूल संरचना सिद्धांत का मतलब क्या है कि मूल संरचना को बिगाड़े बिना इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के तहत ही होगा, ठीक है ना? और संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन किया भी गया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये बार बार मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? इसको याद करना है आपको। और इसी को 22वें संविधान संशोधन 1976 क्या कहा जाएगा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने संशोधन हो गए थे। चले फिर एक LIC ऑफ इंडिया मामला आया था 1995 में, इसमें प्रस्तावना को संविधान का क्या अभिन्न अंग माना गया था। ये रही बातें। चलिए संविधान की मूल संरचना की बात की, मूल और आधारभूत प्रावधान किए गए इसमें। संविधान की मूल संरचना क्या बात होती है वो उसके बारे में बताया गया है कि संविधान के मूल आधारभूत प्रावधान क्या है। संविधान की मूल संरचना में वे आधारभूत और मौलिक प्रावधान शामिल हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे का निर्माण करते हैं, लेकिन ये मूलभूत ढांचे क्या हैं स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन इसकी व्याख्या करे कौन? ये करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा कि कौन मूल संरचना है या नहीं, ठीक है। चलो चलिए अब कह रहा है कि जो न्यायिक नवाचार है उसमें न्यायिक नवाचार क्या, जो मूल संरचना सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। जो संविधान में उल्लेख का क्या है? अभाव है। मूल संरचना शब्द संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। जो अभी मैंने बात बताई कि मूल संरचना सिद्धांत में क्या व्याख्या नहीं की गई, क्या मूल संरचना होगी वो समय समय पर कौन बताएगा? वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ठीक है। इसे परिभाषा की अस्पष्टता सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक यह स्पष्ट रूप से परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया है कि संविधान की मूल संरचना में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया, उन्होंने केवल मूल संरचना की बात कही है बस, ठीक है। संस्थापकों का दृष्टिकोण, बहुमत की अस्थायी इच्छा संविधान निर्माताओं के स्थायी और मौलिक दृष्टिकोण और ढांचे को क्या करती है? निष्प्रभावी या समाप्त कर सकती है। ये बात
थी प्रस्तावना में। और कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वाद योग्य है कि नहीं है। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब ये क्या है? प्रस्तावना प्रवर्तनीय, क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अतः आप यदि इसमें किसी चीज का उल्लंघन हो रहा कि इसमें तो लिखी ये बात नहीं लागू हो रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये प्रवर्तनीय नहीं है। ये बातें रही पूरी प्रस्तावना की। ये प्रस्तावना आपको अच्छी तरीके से समझ में, यदि ये सेशन आप देख लिए पूरा, तो ये मान लीजिए प्रस्तावना का जो भी क्वेश्चन बनेगा आपसे कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो ये प्रस्तावना की क्लास कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।